दोस्तों, आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। एक और प्लेन हादसा हुआ और एक और शख्सियत जो सियासी शख्सियत थी, जो समाज से जुड़ी शख्सियत थी, उस हादसे का शिकार हो गई। जी हाँ, आपको मालूम हो गया होगा, हम बात कर रहे हैं अजित पवार की। अजित पवार एनसीपी के लीडर थे और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला थे, शरद पवार की भतीजे थे। और जिस तरह से प्लेन हादसे का शिकार हुआ है, इसको लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं। जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है, चाहे वो ट्रेन हादसा हो, चाहे प्लेन हादसा हो, कुछ सवाल अचानक ही जहन में आ जाते हैं कि कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। क्या इसको लेकर के सिक्योरिटी चेकअप नहीं हुई थी? क्या हादसे और के पहले, यानी कि जब हादसा हुआ उसके पहले, उसकी जब टेक ऑफ हुआ उसके पहले, क्या तमाम सिक्योरिटी मेजर्स को अपनाया गया था? चूंकि उसमें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सवार थे, तो इस पर आज हम थोड़ी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि दरअसल ऐसे हादसे जब भी होते हैं तो उससे क्या सबक मिलना चाहिए और क्या सबक हम ले पाते हैं। क्योंकि इससे पहले ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से आप याद करें विजय रूपाणी, आप याद करें रावत साहब, बहुत सारे ऐसे मामले। तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बहुत अच्छा खासा पैनल मौजूद है और बातचीत करेंगे दरअसल इस हादसे के बाद सियासी खला कितना हुआ है और ऐसे हादसे अगर मुतवातिर हो रहे हैं तो सवाल क्यों खड़े नहीं होने चाहिए और उन सवालों का जवाब क्या मिल पाता है। तो दरअसल पूरा जो माहौल है वो गमगीन है, चाहे वो सियासी दुनिया हो या महाराष्ट्र में खास तौर से जिस तरह से पकड़ थी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में उनकी। हालांकि सियासत का मतलब ही है, कई बार कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा खला। और इसीलिए लगभग तमाम बड़ी शख्सियत ने, तमाम बड़ी हस्ती ने अजित पवार के इस तरह इस हादसे का शिकार होने पर जो है गम का इजहार किया है, दुख का इजहार किया है। और कई लोगों की ज़बान पर यह सवाल है कि ये कैसे हो गया, ये हादसा आखिर कैसे हो गया। आपको बता दें कि ये हादसा बारामती के एयरपोर्ट पर वो लैंडिंग के वक्त ये हादसा पेश आया है। ये एक छोटा तैयारा था जो कनाडाई कंपनी का तैयारा था। ये तैयारा 2010 में बना था। उस हिसाब से देखा है तो तैयारा जो है वो 16 साल पुराना हो चुका था। ये 8 सीटर तैयारा था, यानी प्लेन। लेकिन इसमें कुल 5 लोग ही सवार थे जो अब तक जानकारी आई है, जिनमें क्रू मेंबर में 2 लोग थे और खुद अजित पवार के साथ 2 लोग थे, उनके सहयोगी या उनके सुरक्षा में तैनात लोग समझ लें। लेकिन किसी की भी जान नहीं बच पाई। यहां तक कि जो डेड बॉडीज है उनकी शनाख्त भी मुश्किल हो रही थी। अजित पवार के बारे में खबर आ रही है कि उनकी जो डेड बॉडीज की पहचान इस तरह से की गई कि उनकी जो घड़ी जो अक्सर वो पहना करते थे, उनको काफ़ी अजीज थी वो घड़ी। और आपको पता है कि एनसीपी का जो चुनावी निशान वो भी घड़ी है, तो उस घड़ी की वजह उनकी पहचान हुई है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि कई इसके बारे में रीज़न सामने आ सकते हैं, आ रहे हैं कि ये जो है मौसम ख़राब था, इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन बात यह है कि मौसम ख़राब था तो फिर वो टेक ऑफ के वक्त इसको एसेस क्यों नहीं किया गया। और अब इसकी कई चीज़ें सामने आएंगी, परतें खुलेंगी, बहुत सारी जानकारी जो है वो वक्त जो है उसमें लगेगा। लेकिन पूरे सियासी जो आप कह लें कि जो जगत है उसमें काफ़ी इसको के गम भी है और कुछ हद तक लोगों में एक सवाल है, लोगों के जहन में दबे अंदाज में सवाल सबके जहन में है कि आखिर ये कैसे हो गया और क्या इस पर रोक नहीं लग सकती है, और क्या तैयारा में कुछ खराबी थी, क्या उसके वक्त पर पता नहीं चल पाया, क्या होगा, क्यों हुआ। आपको बता दें कि अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और वो जो है मुंबई से बारामती के लिए उन्होंने टेक ऑफ किया था और दिन में करीब 9 बजे ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। इसके बारे में जो अभी आप देख सकते हैं नज़ारा, इन नज़ारों को देखकर जहन में आपके भी कई सवाल उठते हैं आखिर कैसे हो जाता है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुरली मनोहर पांडे, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के, यानी एनसीपी के, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो आप हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, और
हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो फॉर्मर ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बता दें कि ये टीएमसी से है। संजय जी, आपके बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों से मैं बातचीत करूं, मैं चाहूंगा कि जरा इस हादसे पर जो सियासी कुछ हस्तियां हैं उन्होंने सवाल दुख का इजहार तो किया ही है, लेकिन दुख के इजहार के साथ साथ स्वतः जैसे किसी के जहन में भी सवाल पैदा हो जाता है ना, कैसे हो गया ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, वो सवाल भी सामने लगे। फर्स्ट हम रिएक्शन लेना चाहते हैं। पहले शुभेंदु जी, आपके पास पहले आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि इस को कैसे देखते हैं, जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में थी एनसीपी, महाराष्ट्र में यह हादसा पेश आ गया, वो हमारे बीच नहीं थे अजीत पवार। इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। इस घटना में एक बीजेपी के पारिवारिक संगठन जो उसके साथ मुंबई में सरकार चल रही है और उस सरकार में वो डिप्टी सीएम है, उनका देहावसान होता है। दुखद घटना है और इस घटने की जांच भी होनी चाहिए कि क्या कोई खराबी थी, क्या था। और मेरा मानना है कि इस विषय पे राजनीति ना हो। एक दुख का पल है। ऐसे किसी को अचानक चले जाना किसी हादसे में, वो डिबेट का टॉपिक नहीं है। फिर भी मन में एक विषय आता है कि कहीं कोई गड़बड़ थी या कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है, या कोई हेलीकॉप्टर में कोई चीज को ध्यान नहीं दिया गया जी, या पहले से प्रॉब्लम थी। तो जांच से सब आएगा। बट आज इस दुखद समय पर मैं राजनीतिक बातें ना करते हुए हमारे डिप्टी सीएम अजीत पवार जी की आत्मा को शांति मिले, बस ये कहना चाहता हूँ। ठीक है। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन टीएमसी। संजय जी, इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले मैं अजीत पवार जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और साथ में उनके परिवार को, और इस दुख की घड़ी में उनको जो है सहन शक्ति दे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। रही बात ये है कि राजनीति की बात करें या कोई, ये दुखद घड़ी है, दुखद घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आखिर ये हादसे होते क्यों हैं, हो क्यों रहे हैं? प्लेन के बारे में जो रिपोर्ट है बीएसआर के रिपोर्ट में कहा प्लेन बिल्कुल सुरक्षित था, बिल्कुल ठीक ठाक था, पायलट दोनों निपुण पायलट थे। तो आखिर मौसम भी ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि मौसम खराब था। तो ये हादसा हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ, इसके लिए ये जांच का विषय है, लेकिन जांच आजकल होती नहीं। बहुत साफ बात बता रहा हूँ, पिछले 12 साल में आप देखिएगा आज तक पुलवामा की जांच तक तो हुई नहीं है। अभी विजय रूपाणी की जी की वो हुई, अभी प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई, वहां पे नहीं। विपिन रावत जी चले गए, वो भी, उनका भी कुछ पता नहीं चला। ऐसे तमाम ट्रेनर, क्योंकि राजनाथ सिंह ने तो खुल के कहा कि एनडीए में जो है इस्तीफे नहीं होते। कुछ आप देखेंगे यहाँ पे कोई इस्तीफा नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है किसी तरीके से। तो ये जो बात है, क्योंकि जहां तक हम लोगों के पास ये नॉलेज है कि अजीत पवार जी एनडीए छोड़ करके जो है वो वहाँ होटल महसूस हो रहा था, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दिए हुए थे इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र लगता है। लेकिन अब ये इसके लिए फिर कहूंगा कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच पता नहीं होगी कि नहीं होगी, ये इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, मैं फिर आता हूं आपके पास, आता हूं। ये फर्स्ट राउंड में मैं अपने तमाम मेहमानों से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जैसा मैंने पहले आपको बताया, फॉर्मर डिप्लोमेट भी है, फॉर्मर ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। डॉक्टर अमीन, आपका भी इस्तेमाल करते मेरा सवाल यही होगा कि जैसे ही कोई हादसा होता है, मैंने बताया ना कि आप सड़क पे एक बाइक भी टकरा जाती है तो आदमी पूछता क्या हुआ, कैसे हो गया, मतलब कैसे हो गया, ये बिल्कुल नेचुरल सवाल है। तो कैसे हो गया, इस सवाल को अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, जहां तक सवाल है वीवीआईपीज़ का, तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर पीले देखेंगे तो हमारे सीडीएस जनरल रावत, उनकी भी हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट में डेथ हुई जी। बाल योगी जो हमारे स्पीकर थे लोकसभा के, उनका भी हेलीकॉप्टर में डेथ हुई, एक्सीडेंट था वो भी। माधवराव सिंधिया जो थे फार्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर भी थे, वो रेलवे मिनिस्टर भी रहे, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ, वो भी एक जिंदल प्राइवेट कंपनी का था
और वो एक क्रैश हो गया आगरा के पास। आप देखेंगे तो ये जो जहाज था इनका, ये 16 साल पुराना था, अजीत पवार का, और ऑपरेटर जो है VSR थे, और एयरक्राफ्ट था वो लीजर जेट 45 था। इसके अंदर 5 लोग सवार थे, जो इसका रजिस्ट्रेशन था VTSSK था, जो बारामती एयरपोर्ट पे लैंड करना था। तो मैं समझता हूं कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट स्टार्टिंग लेता है या हेलीकॉप्टर स्टार्टिंग लेता है तो वहां का वेदर पूछता है जहां पे उसको लैंडिंग करनी है, और पूरी वेदर पोजीशन सब लेने के बाद, और यहाँ भी फ्री तरीके से पूरा फ्री चेक होता है, और चेक सर्टिफिकेशन के बाद, चाहे वो फील्ड का हो उसका भी सर्टिफिकेशन होता है, एयरक्राफ्ट के इंजीनियर्स का उनका भी सर्टिफिकेशन होता है। तो ये भी जांच का विषय है, जो कि जांच करेगी हमारी DGCA मिनिस्ट्री की, जो देखेगी इस बारे में कि क्या लैप्सेस रहे। रीजन क्या है, जो सुनने में आया है कि सुबह के टाइम बारामती एयरपोर्ट पे जब उसने अप्रोच किया एयरक्राफ्ट ने, तो 2 बार ट्राई किया उसने जाने की। मुझे लगता है कि उसका जो पहिया था लैंडिंग गियर वो नहीं खुला, और नक्शी वजह से वो जाके सीधे टकराया, और टकरा के क्रैश हो गया। क्रैश में इतना के अंदर फ्यूल होता है हर एयरक्राफ्ट और हर एक के अंदर, कि वो जाकर वापस भी आ सके। अगर वेदर कंडीशन खराब है, वहां लैंड नहीं कर सकता, तो वापस अपने बेस पे आ सकता है। तो इसलिए इतना फ्यूल था कि उसकी वजह से वहां धमाका हुआ और पूरे वो लोग जल गए, यानी उनके डेड बॉडी भी पहचान में नहीं आई। ये अफसोसनाक है। मैं कहता हूं कि जब भी कोई भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से रूल्स हैं और रेगुलेशन बने हुए हैं, जब बाल योगी जी का हुआ था एक्सीडेंट हेलीकॉप्टर में, तो वो सिंगल इंजन था। ये कहा गया, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन है DGCA कि जब भी कोई VVIP बोर्ड करेगा डबल इंजन में करेगा हेलीकॉप्टर में। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी ढंग से स्क्रीनिंग होगी। आफ्टर ऑल कुछ भी था, डिप्टी CM थे, उनको कम से कम गवर्नमेंट का जहाज लेके जाना चाहिए था, गवर्नमेंट का मशीनरी यूज करना चाहिए था। ये प्राइवेट की कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। उनका सर्टिफिकेशन कैसा हुआ, क्या हुआ, उनके इंजीनियर ने क्या किया, ये देखने का और जांच करने का विषय है कि किसी कमी वहां रह गई। लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि जो भी VVIPs जाते हैं गवर्नमेंट में अगर हैं तो उनको गवर्नमेंट की आप एजेंसी जो भी ऑपरेट कर रही हैं उनको यूज करना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मैंने कई बार देखा है कि यूनियन मिनिस्टर्स, इवन मैं एक बार सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करूंगा, नाम नहीं लूंगा, कि वेदर कंडीशन खराब थी उस जमाने में, वो हेलीकॉप्टर लेके उड़ गए। उनको शाहजहांपुर जाना था, और इस बुरी बारिश के अंदर इस बुरी तरीके से उसको लैंडिंग हुआ। मैं साथ में था, हो सकता था कि वो एक्सीडेंट के हवाले हो जाता, लेकिन वो तो कहिए जो पायलट था हेलीकॉप्टर का, बहुत ही समझदार था, उसने लैंडिंग की और बहुत बेहतरीन की, जिससे कि सेफ हो गए। जी, ये बहुत सारी तकनीकी बातें हैं जो आपने इस वक्त सामने रखी है। मेरे पास कुछ स्टेटमेंट है। ममता बनर्जी TMC की अध्यक्षा है, और अखिलेश यादव। मैं चाहूंगा कि एक एक करके उनका बयान भी हम सुनाएं कि वो क्या कह रहे हैं। चूंकि देखिए, मैंने पहले ही कहा कि स्वतः एक सवाल सबके मन में उठता है, कैसे हो गया। तो अगर क्या वो सवाल करने वाला व्यक्ति अलग अलग होगा तो उसको अलग अलग देखा जाएगा। सुनते हैं क्या कहा ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव। Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to live. बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी CM कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि VIP के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे VIP इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। तो ये तो अहम बयानात है, और भी कई बयानात, लेकिन चूंकि जाहिर है कि हम इतने कम समय में सारे बयानात नहीं सुना सकते। लेकिन हाँ, ये है कि सभी के जहन में ये बात तो है, अफसोस का इजहार, गम का इजहार सभी करते हैं। साथ ही साथ सवाल जहन में आ ही जाता है कि खैर कैसे हो गया, और क्या VVIP के लिए अगर जब मूवमेंट होती है तो उसके तमाम प्रोसीजर्स और उसकी जो मेजर्स वो चेक किए जाते हैं। अब मैं अमित साहब, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि पहले मैं आपसे टेक्निकली ही जानना चाहूंगा, उसके बाद सुभद्र जी के पास जाऊंगा कि ये सवाल तो किसके जहन में आता है कि ये कैसे हो गया, और क्या ये सिलसिला यूं चलता रहेगा, उस पर मतलब क्या होना चाहिए।
देखिए, जो आपके लोग देख रहे हैं उनको और दूसरे जो वीवीआईपीज में उनको सबक लेना चाहिए कि जो मैंने अभी कितने एक्सीडेंट दिखाए, बाली योगी जी का दिखाया, सीडीएस का दिखाया, माधवराव सिंधिया का दिखाया, अभी अजीत पवार का हो गया। मेरा सिर्फ लोगों से ये कहना है कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ हैं, जिनके उनको जो पॉइंट्स हैं या जो उनके मेजरमेंट हैं, उसके तहत कई बार आपने सुना होगा कि उनको लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, उनको टेक ऑफ की परमिशन नहीं दी गई, उसको वो पॉलिटिसाइज किया जाता है, यानी उसको पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है कि हम विरोधी दल के हैं या हम कैंपेन में जा रहे थे इसलिए हमको परमिशन नहीं दी गई, हमको एयरपोर्ट से भगा दिया गया, गवर्नमेंट ने हमको वहाँ लैंड नहीं करने दिया या हमें पर्चा नहीं दाखिल कर। देखिए, पहले क्या है, पहले आदमी की खुद की जान की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी लेता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो डीजीसी हो, चाहे वो बीसीएस हो, हर एजेंसी यहाँ पे लगी हुई है। अगर वो एजेंसी इनको कहती है तो उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी कभी मैंने अभी आपको बताया था कि खुद मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन उनके डायरेक्शन के बावजूद कि वेदर अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अमित साहब, इस मामले में तो वो बात नहीं आई ना जी, इस मामले में तो अभी वो बात नहीं कह सकता ना। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं फिर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, तो उनको चाहिए था कि गवर्नमेंट का प्लेन या हेलीकॉप्टर लेके जाना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं कि वो प्राइवेट एजेंसी से लेके जाएंगे, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक गवर्नमेंट की चीज होती है तो उसके रखरखाव के लिए हमारे ऑफिसर जिम्मेदार हैं। कोई एक्सीडेंट होता है तो इंक्वायरी होगी और उसको पेनलाइज होंगे। लेकिन प्राइवेट वाले तो क्या है, आज यहाँ नौकरी करते हैं, कल कहीं दूसरी और नौकरी कर लेंगे। शुभेंदु शेखर जी, क्या हम इस घटना से, इस दुखद घटना से कुछ सबक ले सकते हैं? देखिए, हमारा पहला ही सेंटेंस था कि यदि कोई जांच होती है तो होनी चाहिए। क्या हेलीकॉप्टर की स्थिति थी, कौन लोग उसको चला रहे थे, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही सर देखिए, आपका कहना बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं कि उसका कोई टाइम फ्रेम भी तो होना चाहिए ना। क्या अभी हम उस स्थिति में है कि हम बता पाए इससे पहले जो हादसे हुए उसकी जानकारी आ पाई हमारे तक, आपको मिली? बड़ा मुश्किल होता है जी वैशाल साहब जी, इन सब चीजों की जानकारी निकलना। जब हमारे जिंदल साहब की, बड़े जिंदल साहब की डेथ हुई थी या माधवराव सिंधिया जी की डेथ हुई थी, तो उस समय पर आज तक कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं कि एक्चुअल क्या हुआ, कैसे प्लान क्रैश हुआ, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे जी। परंतु जो ममता जी ने विषय कहा कि वो छोड़ने वाले थे भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उनको आशंका हो रही है, ये दुखद है। ना ही कोई ऐसा विषय था, और जिस विषय को लेके ममता जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो हमको लगता है कि ममता जी अपनी राजनीति करना चाहती हैं किसी की मौत पर भी, और उस व्यक्ति की मौत पे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संयोजन में एक बड़ी पार्टी है और उसके वो नेता थे और डिप्टी सीएम थे। तो ऐसी चीजों को उनको अवॉइड करना चाहिए। मैं तो सजेशन ही दे सकता हूँ, पर ममता जी सुनती किसकी हैं, किसी की नहीं, जो इच्छा आती है वो बोलती हैं। इस पे हमको जब तक कोई रिपोर्ट्स ना आ जाए, जब तक कुछ क्लैरिटी ना आ जाए, तब तक ना बोलें, तो हमारा सजेशन है, बाकी उनकी इच्छा। ठीक है, इसी सवाल को लेकर मैं फिर से एक बार जाऊंगा टीएमसी के जो वास पर तंजवार बैठे संजय चक्रवर्ती जी। संजय जी, ये सवाल क्यों उठाया उन्होंने? सवाल तो ये है ना, मतलब क्या ये आपको लग रहा है कि उचित है ये सवाल उठाना इस वक्त? जब ये बोल रहे हैं ममता जी चाहती हैं, तो पहली बात तो मैं साफ कर दूं कि महाराष्ट्र में कोई राजनीति नहीं है ना हमारे वहां राजनीति करने की अभी कोई इच्छा है। हम तो अपना बंगाल को देख रहे हैं, एकता की विषय है, चिंता के बारे में बात हो रही है। अभी जैसा कि बताते, मैं पूछना चाहता हूं कि विजय रूपाणी जिस प्लेन में गए थे वो सरकारी था या प्राइवेट? वो तो सरकारी था ना, एयर इंडिया का था वो। तो उसमें जब सरकारी प्लेन भी सुरक्षित नहीं है, विजय रूपाणी जी जिसपे गए थे वो भी तो प्राइवेट नहीं था, वो सरकारी था। तो बात सरकारी या प्राइवेट की नहीं होती है, बात ये होती है कि ये जो घटना हुई है। मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया प्राइवेट है। पहले एयरक्राफ्ट हमारे लेट होते थे, उनको डिले होता था या कैंसिल हो जाते थे, तो यही जो ऑब्जेक्शन होता था, क्यों डिले हो गए, और बिना जांच के जाते नहीं थे, बिना सर्टिफिकेशन के उठते नहीं थे। आज वो प्राइवेट हो चुका है। आपको पता नहीं उस बारे में कि पायलट सोया कि नहीं सोया। एक पायलट जो है 8 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट है वो। पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था प्लेन, एयर इंडिया के नाते, तब तक बिना जांच के जाया नहीं करता था। आपको मैं सुधार दूं अपने लिए, रूपाणी जी गए प्राइवेट ही प्लेन था एक तरह से देखा जाए तो, जिसके लिए बड़ी सख्ती की गई है।
जब ये प्राइवेट एयरलाइंस है एयर इंडिया। एयर इंडिया नाम दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि प्राइवेटाइजेशन किया किसने फिर? प्राइवेटाइजेशन अगर प्राइवेट है ना वो ये जहाज। दूसरा सवाल हो गया, अब किसने प्राइवेटाइजेशन किया, नहीं, क्यों किया? प्राइवेटाइजेशन अगर वो किया- लेकिन जो आपका जो जांच की तर्क बात था, मैं कह रहा हूं। जी जी, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे उद्यान मंत्रालय हो, सब कुछ अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो किसने किया, किसकी जिम्मेदारी है? वो तो आप कौन जानिए, लेगा ये जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता ना। लेकिन किसी भी ये बात तरीके नहीं से। कहेंगे पता कि एयर नहीं इंडिया क्या- प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट है अब। जी। आपका भी ये पता बोल दिया तो है, आप जो है संजय जी, कर सकते किसी भी तरीके से कि कोई एनडीए की तरफ से कोई इस्तीफे नहीं होते। उन्होंने साफ कहा है कि ये लोग जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते किसी भी तरह। तो जब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो ये क्लियर होता है कि आप न जांच करवाना। जब मैंने कहा ना पुलवामा जांच है, बताई बड़ी जी है, घटना हो गई, आज तक उसकी जांच की कोई रिपोर्ट आई? इतने ट्रेन दुर्घटना हुए कि आज तक किसी की रिपोर्ट आती है? लेकिन मुझे क्या ये कोई बताइए जो है- संजय जी, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते क्या किसी पार्टी की भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो इन मुद्दों को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उठाए, सवाल पूछे? ऐसा क्यों कि जब तक अगली घटना नहीं होगी हम सवाल नहीं पूछेंगे? क्या टीएमसी ने इससे पहले कहीं पूछा कि विजय रूपाणी के जांच का क्या हुआ? क्या आपके पार्टी ने कहीं पूछा कि जनरल विक्रम रावत की जांच क्या हुआ? सीडीएस थे हमारे वो। लेकिन जब कोई अगली घटना होती है तब भी सवाल उठते हैं। इनके पार्लियामेंट में ये मेंबर भी हैं, ताज्जुब की राज्यसभा बात में है, भी है, लोकसभा में भी है। पार्लियामेंट क्वेश्चन किया आपने आज ये तक? अपने टीएमसी के नाते आपने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया, रिप्लाई मांगा? नहीं मांगा होगा। वही मैं आप अभी आज वही मैं ब्लेम आपको कर रहे हैं आप। पहली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे बात हैं। तो नहीं ये नहीं, है, आप पार्लियामेंट के अंदर ऑथराइज है जवाब मांगने के लिए। पहली आपने बात मांगा ये है होता? कि ये घटना जब होती आपको है, रिप्लाई ये मिलता है? घटना डीजीसी होती देता है तो रिप्लाई? रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट पार्लियामेंट में बात सरकार करिए ना, देगी, रिपोर्ट ये मांगने जब की। वहाँ आपके TMC मेंबर देगी, पार्लियामेंट मांगेंगे। TMC घटना आप कर रही है, ब्लेम मत TMC लगाइए। नहीं, वो जांच का TMC विषय है, घटना डीजीसी नहीं- जांच नहीं, करेगा, बिल्कुल उसके जांच बाद का रिपोर्ट विषय है तो आएगी। जांच होती क्यों जो नहीं होना है? था ऐसा हो गया, जांच क्यों नहीं वेरी होती? सॉरी, जांच का रिपोर्ट लेकिन कहाँ चला रिपोर्ट तो जाता है? डीजीसी देगा ना, कहाँ आप चला नहीं जाता है? देंगे। 5 साल 6 आप साल ब्लेम हो मत गया है। लगाइए। आज तक ब्लेम क्यों नहीं लगाए हम? क्यों लगाते हैं आप? क्यों नहीं ब्लेम किसी के लगाए? ऊपर? बिल्कुल मेरा नहीं। मेरा सवाल ये है कि देखिए क्यों अभी शुभेंदु जी भी बोल रहे थे कि ये जो है ऐसे मौके पर ये सवाल उठाया गया। मेरा तात्पर्य बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं ठीक है आप सवाल उठाइए, किसी के मन, मैंने पहले ही कह दिया कि किसी भी के मन में सवाल उठ सकता है भाई कैसे हो गया, लेकिन कैसे हो गया का मतलब है कि फिर आपको अगली घटना पे ही क्यों याद आता है? हाँ। जब घटना हो गई उसके 6 महीने 8 महीने 2 महीने के 2 साल के बाद क्यों नहीं सवाल उठाते आप लोग प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे? देखिए सरकार के कान में तेल डाल के सो रही थी क्या? सरकार को जो है उनको जब ये घटना होती है तो सरकार की बेइज्जती होती है, ना कि विपक्ष की बेइज्जती होती है। सरकार की बेइज्जती होती है कि इस तरह घटना हो रही है तो सरकार को इस तरीके से पहला स्टेप तो सरकार ठीक को है, लेना चाहिए। बिल्कुल। वो शुभेंदु जी से जांच मैं ये सवाल लेके करवानी चाहिए, उसकी सदन में रखना चाहिए। शुभेंदु जी सदन मेरा सवाल पटल के में पास ये रखना चाहिए। होगा आज तक किसी कि आप ऐसी बताइए किसी ना, घटना के 12 बाद साल के अंदर बिल्कुल कभी भी कोई 12 ऐसी साल घटना में घटती आज है तक तो ये हम किसी सुनते के हैं घटना कि जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कई इस तरह के मतलब जो मुहावरे इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका कोई टाइम फ्रेम क्यों नहीं होता? 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में कुछ तो हो। अभी हम विशाल जी, इस कहने की पोजीशन में है ही नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ। पिछली बड़े बड़े जो भी हादसे हुए जिनमें हमारे कई वीआईपीज की जानें चली गई। विशाल जी, सभी की जांचें हुई और सभी जांचों की रिपोर्ट्स भी 3 महीने से 6 महीने के अंदर आई हैं। कोई भी ऐसी जांच नहीं है जिसकी रिपोर्ट्स नहीं आई है। और उसमें जितनी अभी डेथ हुई हैं उसमें सब में टेक्निकल मिस्टेक पाई गई है। और ये कहना कि जांचें नहीं होती हैं, कोई रिपोर्ट्स नहीं आती, वो गलत है। इसका मतलब विशाल जी, टेक्निकल मिस्टेक को हम बार बार रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हर बार टेक्निकल मिस्टेक हो जा रही है, हर बार टेक्निकल मिस्टेक हो जा रही है। फिर वो मेजर्स क्या है जो होने चाहिए विशाल किसी साहब, वीआईपी ये के टेक ऑफ से पहले? आप गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हैं और पंचर हो जाना या ब्रेक फेल हो जाना या उसका इंजन रुक जाना, ये एक टेक्निकल फेल्योर है और देखिए, उसके कारण मोटरसाइकिल रुक मैं सकती है। नॉन वीआईपी और वीआईपी की बात कर रहा हूं। वीआईपी में फिर डबल वीआईपी भी जुड़ जाता है, कुछ तो चेकिंग होगी ना। मेरा जब कहना है वीवीआईपी कि हो ये- जाता है, जैसे अभी सर कह रहे थे कि सर्टिफिकेशन होती थी पहले, जब सरकारी एजेंसियां इस्तेमाल करती थी, बताओ तो प्रायर की चेकिंग उसकी सर्टिफिकेशन होती थी, डबल इंजन होगा तभी उसमें वीआईपी सफर करेगा। सर मेरा आपसे अमित साहब सवाल आपसे मेरा ये भी होगा, शुभेंदु 1 मिनट, अमित साहब मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये बहुत लंबा सफर जो था नहीं मुंबई से बारामती, तो यहां मौसम खराब है, वहां ठीक है, वहां मौसम खराब हो गया, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, मैंने पहले ही कहा ना, मौसम खराबी की बात नहीं। जब टेक ऑफ करता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो चाहे वो जहाज हो, जब भी अपने बेस से हेलीकॉप्टर या जहाज करेगा तो एटीसी से बात करता है और वो एटीसी जहां लैंड करना है उस एटीसी से पोजीशन लेता है कि पोजीशन क्या है, और रास्ते भर
बात करता चलता है वहां पर, ऐसा नहीं है, एटीसी कांटेक्ट में रहता जी। है और उससे बात होती रहती है पायलट से कि क्या पोजीशन है, क्या हाइट है, कहाँ पर कोई दूसरा प्लेन तो नहीं है, वहां पे वेदर कैसा है, ये सारा पूछता रहता है। और पूछने के बाद अगर होगा तो ही लैंड करेगा, अदरवाइज वो वापस भी आ सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि पूरा फ्यूल इतना होता है कि जहाज जहां जा रहा है लैंड करने के बाद वापस आ सकता है, अगर लैंड करने की कोई प्रॉब्लम आई है उसको वापस अपने बेस पे आ सकता है। इसीलिए हमेशा इंक्वायरी होती है, इसीलिए इंक्वायरी होगी इसकी कि डीजीसीए करेगा और डीजीसीए से फैक्ट लाएगा सामने कि कारण क्या था, रीजन क्या था। क्योंकि हमने सुनने में जो मिला है, मुझे सुनने में, मैं कहने सुनने में मिला है कि जब ये बारामती एयरपोर्ट पे अप्रोच कर रहा था, तो अप्रोच की इसने, मुझे लगता है इसके गियर नहीं खुले, यानी व्हील नहीं खुले अगले, और फिर वापस आया, फिर एक राउंड लेने के बाद दोबारा फिर अप्रोच किया, जब नहीं लगा तो तीसरी बार मुझे लगता है कि वो एकदम से वहां पर खुलने के चक्कर में गया वो, और वहीं पर उसका क्रैश हो गया, जिसमें कि पायलट भी मारा गया। अगर कोई पायलट की कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं होती तो क्यों मारा जाता? वो पायलट आसानी से मरता नहीं है, लेकिन उसने वीआईपी भी मरा और साथ में वो भी, उनकी भी डेथ हुई है, दोनों पायलट्स की। तो ये क्या है, पायलट को पायलट की, ये दर्शाता ये है कि वो कोई इमरजेंसी फेलियर हुआ है उस एयरक्राफ्ट के अंदर, जो कि देखा जाना था टेक ऑफ के वक्त वहां पर जहां से जहाज चला था। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीआईपी को अपने गवर्नमेंट के प्लान यूज करने चाहिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं किसी का प्राइवेट में फ्री का मिल गया लेके चल दिए। इलेक्शन में भी यही हाल होता है, वह हेलीकॉप्टर भी यूज कर रहे हैं, स्टेट प्लेन भी यूज कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट की चीजें यूज करना चाहिए, आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ये आप एक मतलब जिम्मेदार लोग हैं कि एक उसको प्रोटोकॉल के तहत आप ये बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको अन्यथा हम किसी भी तरह से न लें, जो कि बड़ा दुखद है, बहुत दुख होता है। अब आप कुछ भी कर लें, कितना भी हम शोर मचा लें, कितना भी हम इंक्वायरी बैठा, लेकिन वो जान जो चलेगी वापस नहीं आ पाएगी। तो क्यों ना उसको इस तरह से एक प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाए कि वीवीआईपी के लिए किस तरह के नॉर्म्स होगा, नहीं होगा, सारी चीजें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जांच होगी, जाहिर सी बात है जांच होगी, और जल्द से जल्द अगर जांच की रिपोर्ट सामने आती है तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। संजय जी, शुभेंदु जी और अमित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप बने रहे के साथ, हमें दें इजाजत।